हेलो एवरीवन। आज की कहानी है दिल का रिश्ता। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले कई दिनों से लता का मन बहुत उदास था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, पर क्या, कुछ समझ नहीं पा रही थी। दोनों बच्चे भी बहुत परेशान थे, पर वह तो अपने शर्मा अंकल के ना आने के कारण परेशान थे, पर लता को अपनी परेशानी का कारण नहीं समझ आ रहा था। स्कूल में भी उसका कई बार मन हुआ कि मिस्टर शर्मा को फ़ोन करके उनकी तबीयत के बारे में ही पूछ ले, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने फ़ोन को वापस बैग में रख लिया। सोचा घर आकर बच्चों को कह देगी कि वह फ़ोन करके उनकी तबीयत के बारे में पूछ ले। लता भी स्कूल से लौट कर आई थी। रात के खाने के बाद बच्चों से मिस्टर शर्मा की बात करवाने की सोचकर कपड़े बदल कर वह किचन में जा ही रही थी कि उसके मोबाइल पर फ़ोन आया। फ़ोन मिस्टर शर्मा के वकील का था। लता का दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क उठा। सॉरी टू से मिसिस शर्मा, मिस्टर शर्मा अब नहीं रहे। आप कल सुबह 10 बजे उनके निवास स्थान शर्मा हाउस में चले आइएगा। मैंने आपकी टिकट करवा दी है। रात को 9 बजे दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आपकी ट्रेन कानपुर के लिए है। टिकट डिटेल्स आपके मोबाइल पर मैंने भेज दिया है। लता एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। ऐसा कब हुआ? बड़ी मुश्किल से लता के होठों से निकला, मैडम इस घटना को 3 दिन बीत चुके हैं। शर्मा सर के कहे अनुसार ही मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। कल सुबह उनके निवास स्थान पर उनकी अंतिम वसीयत पढ़ी जाएगी, इसलिए आपका वहां होना ज़रूरी है। वकील आगे भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन लता के कानों में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप बिस्तर पर एक मूर्ति की तरह बैठ गई और खाली आंखों से अपने फ़ोन को घूर रही थी। क्या हुआ मम्मी, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? लगभग 14 और 16 साल के 2 बच्चे नीतू और नैतिक ने लता को हिलाते हुए पूछा। एनी प्रॉब्लम? नैतिक ने अपनी मां लता से पूछा। लता ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, बस कुछ थक सी गई हूँ। नैतिक बहुत ध्यान से लता का चेहरा देख रहा था। उसने जब से होश संभाला था, अपनी माँ को एक मजबूत बहादुर माँ के रूप में ही देखा था। एक मामूली सी थकान से रुककर बैठने वालों में से उसकी माँ नहीं थी। वह तो तबीयत खराब होने पर भी चलती ही रहती थी। तो फिर उसने अपनी छोटी बहन नीतू को मम्मी के लिए पानी लाने के लिए भेजा और लता का हाथ पकड़कर बैठ गया। कोई तो बात है मम्मी, बताइए ना। उसने बहुत गहरी नज़र से अपनी माँ के चेहरे को देखा। बेटा, आपके शर्मा अंकल नहीं रहे। लता के होठों से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली। ओ नो, यह कब हुआ मम्मी? काफ़ी अच्छे इंसान थे ना। नैतिक ने लता के गोद में सर रख दिया। ये खबर उसको भी परेशान करने वाली थी। वह मिस्टर शर्मा से काफ़ी घुला मिला था। मिस्टर शर्मा भी नैतिक और नीतू दोनों को ही बहुत प्यार करते थे। यह बात लता अच्छे से जानती थी और यह दोनों बच्चे भी हर महीने उनके आने का इंतज़ार करते थे। इसी बार उनको यहाँ आए 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे, पर बच्चों से वो हर हफ्ते रविवार के दिन फ़ोन पर लंबी बातचीत किया करते थे। लता से उनकी बात ना के बराबर ही होती थी। बच्चों से ही उसे मालूम हुआ था कि मिस्टर शर्मा की तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है, इस कारण वह नहीं आ पा रहे हैं। मिस्टर शर्मा का बार बार यहाँ आना लता को अच्छा नहीं लगता था, पर वह कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। लेकिन इस बार जब वह नहीं आए, तब भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। क्यों, उसको खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बच्चे उन्हें बहुत याद कर रहे थे। इस कारण पहली बार लता ने मिस्टर शर्मा से फ़ोन पर बात की थी और उनको यहाँ आने के लिए कहा था। तब उन्होंने अपनी तबीयत के ठीक होते ही वहाँ आने का उसे आश्वासन दिया था और बहुत समझाया था। उसे बच्चों के लिए मजबूत रहने के लिए कहा था। पर लता को भी क्या पता था कि वह अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। आएगी भी तो उनकी मौत की खबर। लता ने दर्द से अपनी आंखों को बंद कर लिया। लता प्यार से उसका सिर हिला सहलाने लगी। मम्मी, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अच्छे लोगों को अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लेते हैं? नैतिक अपनी माँ से पूछ रहा था। लता के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने अपने आंसुओं को किसी तरह से रोक रखा था। वह फूट फूट कर रोना चाह रही थी, पर फिर भी उसकी अंतरात्मा इस चीज़ के लिए उसको इजाज़त नहीं दे रही थी। कोई रिश्ता नहीं था हमारा उनसे, पर सच कहूँ तो बस उन्हीं से हमारा एक रिश्ता था, सच्चा रिश्ता, दिल का रिश्ता। बस एक वही तो हमारे अपने थे।
जब सारे रिश्तेदारों और अपनों ने हमें छोड़ दिया था, तब वही तो हमारे अपने थे। नैतिक की आंखों से आंसू बह रहे थे। लता ने धीरे से नैतिक को उठाया और उसके आंसू साफ किए और कहा, बेटा आप नीतू को खाना खिला दीजिए और खुद भी खा लीजिए, मेरी इच्छा नहीं हो रही है। नैतिक समझदार था, समझ गया। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं देख लेता हूँ। और हाँ, ज़्यादा सोचिएगा भी मत, आप ही कहती हैं ना, एक दिन सबको यहाँ से जाना है, कोई आगे तो कोई पीछे। और आपको पता है, शर्मा अंकल बार बार मुझसे कहते थे कि मुझे बड़ा होकर अपनी माँ का सहारा बनना है, आपका और नीतू का ध्यान रखना है। उन्होंने मुझे वादा लिया था, अगर आप इस तरह से उदास हो जाएंगी तो मैं नीतू को कैसे समझाऊंगा, मैं तो अपने वादे में फेल हो जाऊंगा ना। नैतिक के भी गले से आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी। लता के आंखों में नमी भर आई थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैं आज रात 9 बजे की ट्रेन से कानपुर जा रही हूँ। पड़ोस में कंचन आंटी से कह दूंगी, वह मेरे आने तक आप दोनों का ध्यान रखेगी। अगर डर लगे या कोई बात हो तो कंचन आंटी के पास चले जाना या फिर मुझे फ़ोन करना, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, ऐसे में तो नीतू अकेली हो जाएगी और नीतू को मैं साथ लेकर जाना नहीं चाहती। लता ने छोटे से बैग में अपने कपड़े डालते हुए नैतिक से कहा, आप ठीक कह रही हैं, वैसे भी नीतू को अभी शर्मा अंकल के निधन की सूचना देना सही नहीं रहेगा। वह तो इस इंतज़ार में थी कि जब इस बार शर्मा अंकल आएंगे तो उसके लिए लैपटॉप लेकर आएंगे। उन्होंने हम दोनों भाई बहन को अलग अलग लैपटॉप देने का वादा किया था। नैतिक की आंखों में शर्मा अंकल का चेहरा घूम रहा था और कारण भी सही था। शर्मा अंकल बच्चों की हर फरमाइश एक आवाज़ पर पूरी किया करते थे, चाहे वह आइसक्रीम खाने की हो या फिर साइकिल और लैपटॉप की। पता नहीं उनके घर पर वहाँ क्या माहौल है, आज उनके परिवार को कोई संभालने वाला है भी या नहीं। आपको जाना चाहिए, आप यहाँ की चिंता मत कीजिएगा, मैं नीतू का पूरा ध्यान रखूंगा। पापा के जाने के बाद शर्मा अंकल ने हमारा बहुत ध्यान रखा है। नैतिक अपने ही दर्द में बोलता जा रहा था। लता ने खींचकर नैतिक को अपने सीने से लगा लिया। लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी आंखों से 2 आंसू बूंद निकल ही पड़े। कंचन से मिलकर बच्चों का ध्यान रखने को कहकर वह कानपुर के लिए निकल पड़ी। लता ठीक समय पर दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। लता लगातार चलती ही जा रही थी। कोच और सीट ढूंढने में से कोई परेशानी नहीं हुई। ट्रेन ने सीटी दी और कानपुर के लिए चल दी। लता का मन लेटने का नहीं हुआ। उसने खिड़की से पीठ लगाकर अपने सीट पर पैर फैला लिए और आंखें बंद कर ली। ऐसे ही एक रात मिस्टर शर्मा के साथ लता अपने दोनों बच्चों को लेकर इस दिल्ली महानगर में आई थी। आज से 10 वर्ष के बाद फिर उसी शहर में जा रही थी, पर उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसे अचानक इस तरह से जाना होगा। क्या से क्या हो गया था। वह शहर जो कि उस रात को काफ़ी पीछे छोड़ आई थी और छोड़ आई थी उस शहर की अच्छी बुरी यादें, पर क्या सच में वह खुद से छोड़कर आई थी। लता ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे जैसे ट्रेन एक के बाद एक स्टेशनों को छोड़ते हुए कानपुर के नज़दीक पहुंच रही थी, लता का दिल मानो डूबता जा रहा था। वह वापस फिर से उस शहर में जाना नहीं चाहती थी। अभी भी वह ट्रेन में से ही भाग जाना चाहती थी। लता ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और खुद से अपने अंदर हिम्मत पैदा करने की कोशिश की। बीता हुआ समय उसकी आंखों के सामने दौड़ रहा था। इसी शहर में उसका बचपन बीता था। इसी शहर के एक मोहल्ले में उसका मायका था। इसी शहर के एक मोहल्ले में उसका ससुराल। इसी शहर में तो वह अमित से भी मिली थी। लता और अमित का प्यार परवान चढ़ा था और इसी शहर में उसने और अमित ने मिलकर घर वालों और समाज के खिलाफ जाकर अपनी एक दुनिया बसाई थी। बाद में तो सब कुछ ठीक हो गया था। दोनों ही एक ही जाति के थे तो समाज ने भी उनके इस प्रेम विवाह को स्वीकृति दे दी थी और परिवार ने भी अपना लिया था। कितना खुशहाल था उसका परिवार। वह अमित, नैतिक और नीतू, छोटा परिवार, खुशियां अपार। अमित लता का पति कानपुर के ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। आय सीमित थी पर अमित और लता इसी में खुश थे। पर पता नहीं किसकी नज़र उनकी खुशियों पर लग गई। एक रोड एक्सीडेंट में उसके पति अमित की मौत हो गई थी। इस दुख की घड़ी में लता के पास शोक सांत्वना लेकर आने वाले बहुत लोग थे। कई उसके खुद के मायके और ससुराल के रिश्तेदार थे तो कुछ अमित के जानने वाले भी थे। इसी में एक मिस्टर शर्मा भी थे। सबकी तरह उन्होंने इस दुख की घड़ी में
लता को ढांढस बंधाया था और कभी भी किसी भी तरह की मदद के लिए आश्वासन भी दिया था। मिस्टर शर्मा ने आंखों आंखों में काफी कुछ कहना और पूछना चाहा था लता से, पर वह ऐसी घड़ी नहीं थी जहां पर वह खुलकर कुछ भी कह सकते थे, इसलिए फिर बाद में उससे मिलने आने का कहकर चले गए थे। अमित के जाने के बाद ही लता को जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से सामना करना पड़ा था। ससुराल में सास ससुर नहीं थे तो भला जेठ जेठानी क्या अपने होते हैं, और रिश्तेदार यह भला कब किसके सगे होते हैं। अमित के ऑफिस से मिले हुए सारे रुपए, अमित के एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में बने हुए बिल के नाम पर, तो कुछ उसके क्रियाक्रम पे हुए खर्चे के नाम पर धीरे धीरे उन लोगों ने लता से ले लिए थे। कुछ पैसे तो लता के हाथों में भी नहीं आए थे, बाहर के बाहर उन लोगों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। लता खाली हाथ हो गई। सर पर छत के नाम पर बस एक कमरा देकर अलग कर दिया। इस वक्त 4 साल का मासूम नैतिक और 2 साल की नीतू उसकी गोद में थी। सारे रिश्तेदारों ने से मुंह मोड़ लिया था। पढ़ाई के नाम पर मामूली सी ग्रेजुएशन की डिग्री, कहीं नौकरी मिलना मुश्किल था, उस पर भी इन छोटे बच्चों को किसके भरोसे छोड़कर वह नौकरी पर जाती। मायके में परिवार के नाम पर माता पिता तो थे, पर घर में राज भाई भाभी का ही चलता था, और भाभी भी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि लता एक दिन के लिए भी आकर उनके साथ रहे। उन्हें डर लगता था कि कहीं लता हमेशा के लिए आकर यहाँ न बस जाए, तो फिर कौन लता के परिवार के खर्चे उठाएगा। भाई कुछ मदद करना भी चाहते तो भी सामने से कुछ नहीं कर पाते थे। भला अपने घर में बेवजह कलह कौन चाहेगा। कोई भी सहारा देने को तैयार नहीं था। ऐसे में अमित की मौत के लगभग 2 महीने के बाद फिर मिस्टर शर्मा लता के पास आए मिलने के लिए। उन्होंने घर की व्यवस्था को देखा। अभी तो परिवार और रिश्तेदार साथ में थे, पर कितना साथ थे यह उनकी आंखों से छुपा नहीं था। नन्ही रीतू की तबीयत बहुत खराब थी, घर पर ही इलाज हो रहा था। दिन पर दिन नीतू की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। वो उसे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गए, दवाइयाँ दिलवाई और जाते वक्त लता के हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। रख लो, काम आएंगे, अपने लिए ना सही तो अमित के बच्चों के लिए। लता लेना तो नहीं चाहती थी, पर उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। इन 2 महीनों में ही उसे आने वाले वक्त की मुश्किलों का अंदाजा हो गया था। सबकी बदलती नज़रों को वह पहचान चुकी थी। ऐसे में मिस्टर शर्मा उसके लिए भगवान के रूप में ही आए थे। उसने डबडबाई आंखों से उनकी तरफ देखा। लता के होठों से तो आवाज़ निकल नहीं सकी, पर उसने हाथ जोड़ दिए। मिस्टर शर्मा ने गहरी सांस ली और उन्होंने से आंखों आंखों में आश्वासन दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। और यहीं से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।